10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है। हमारे साथ इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ एलेक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता होंगे। ये सब लाइंड है आपके लिए शो में थोड़ी देर में। आज थोड़ा मार्केट का मूड माहौल ख़राब, हालांकि मार्केट ने आपको वार्निंग साइंस दिए थे क्लियरली। कल मार्केट का टेक्सचर क्लियर हो गया था। कल जिस तरीके से गैप अप में सेलिंग हुई, आज फिर मार्केट ने आपको एक ब्यूटीफुल सेटअप दिया। अपसाइड में एकदम एग्जैक्टली उस जोन में खुला मार्केट। फर्स्ट सेलिंग जोन में 18,175 से 225 का वो जोन मेंशन था। 18,186 का हाई लगाया और वहाँ से मार्केट ने एक स्लिप दिया। अब मार्केट ट्रेड कर रहा है लेकिन उस सपोर्ट जोन के थोड़ा सा नीचे 18,100 से 125 के, और वो 20 डे एक्सपोनेंशियल और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर 18,050 के नीचे अगर आप निकलने लगे तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। लेकिन आज बड़ी दिक्कत का कारण है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स आज करीब 0.8% नीचे। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर 1:2। तो ये थोड़ा सा एक फ्राइडे पेन मार्केट के लिए। मार्केट को जो स्टॉक्स नीचे खींच रहे हैं उनमें सबसे ऊपर आईटीसी, हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो और एचडीएफसी बैंक, ये 3 स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला है मार्केट के ऊपर इस समय आज की ट्रेड में। खासतौर से एचडीएफसी बैंक ने लास्ट के कुछ मिनटों में, इनफैक्ट एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइए और उसमें आप देखिए, अब आप एचडीएफसी बैंक तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। रिलायंस पर भी थोड़ा सा ड्रैग है। सपोर्ट मार्केट को इस समय कर रहा है सिर्फ एक इंडेक्स, निफ्टी आईटी। आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए, सारे आईटी नेम्स, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, और एक थोड़ा सा सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक का। और ब्रॉडर मार्केट में आज काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए जिनमें ग्लैंड फार्मा की हमने बात की, आदित्य बिरला कैपिटल और एचडीएफसी एएमसी, ये इस समय थोड़े से स्टॉक नीचे। और हायर लेवल्स पर मिड कैप आईटी और कुछ और स्टॉक्स लाइक बाटा और रैमको सीमेंट्स। वीरो ओके, और याद रखिएगा जैसे कि निफ्टी ने कुछ देर पहले अपने 20 डे को छुआ, बट एसबीआई ये निफ्टी बैंक, इसका कल का भी अगर आप देखें लो जो था वो 10 डे के नजदीक नहीं था। परसों भी इसने 10 डे के नीचे हल्का सा स्विंग दिया बट गया नहीं। आज एग्जैक्टली इसका जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो प्लेस्ड है 53,580 पे। मैं उसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने कल का लो वॉलिड कर दिया है। सो हमारे पास 2 तथ्य थे नीचे डिस्कस करने के लिए, 43,500 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि करीब 43,580। अनुज, आज निफ्टी बैंक भी, मतलब हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था वो भी कोलैप्स हो रहा है। तो ये जो वीकनेस परसों इन्फ्यूज हुई थी निफ्टी में, कल भी निफ्टी को कैप्चर करके रही, वो आज निफ्टी बैंक को भी पकड़ती हुई। और क्योंकि जैसे कि ब्रॉडर मार्केट की हम बात ही कर रहे थे, वो क्लियरली विजिबल है कि ये स्प्रेड हो रही है अभी, है ना? बिल्कुल वीरू, और विदाउट अ डाउट आज तो बैंक निफ्टी ने भी आपको सेल दे दिया। अब तक बैंक निफ्टी एटलीस्ट बचा रहा था आपको, लेकिन अब बैंक निफ्टी भी 43,593, परसों का लो मेरे ख्याल से 43,450 के करीब था। कल का लो ऑब्वियसली हम ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं, लेकिन परसों का लो 43,450 के करीब था। और ये सारा का सारा मूड माहौल जो बिगड़ रहा है ना, वो ब्रॉडर मार्केट से बिगड़ रहा है। वहां से वीकनेस स्टार्ट हो रही है। आज भी देखिए, सुबह सुबह सबसे पहले मिड कैप इंडेक्स रेड में स्टार्ट हुआ और अब मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे, 1% की डिक्लाइन आ गई है मिड कैप इंडेक्स पर। एडवांस डिक्लाइन 1:2। लेकिन हाँ, जो आपने बोला बैंक निफ्टी, बस बैंक निफ्टी में इशू क्या है, एचडीएफसी बैंक का इतना वेट है कि वो एक स्टॉक टर्न होता है उससे पूरा का पूरा इंपैक्ट आ जाता है। लेकिन हाँ, आज छुपने की जगह सिर्फ आईटी है, बाकी तो कुछ भी ग्रीन में दिख नहीं रहा मुझे ज्यादा। छुपने की जगह सिर्फ आईटी है। चलिए अभी काम करते हैं इस कार्यक्रम में जो मौजूद आज के मेहमान हैं सज्जन, उनसे करते हैं बातचीत। गौरव बिस्सा, प्रशांत सावंत, मानस जायसवाल और अमित सेठ। अमित और गौरव फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। चलते हैं अमित के पास। अमित, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे फैक्टर और दिल खोल के आज अगर आप देखें, कमजोरी स्क्रीन पे है। निफ्टी एट 20 डे में पोस्ट 31 मार्च। आपकी इंडिसेस पे अप्रोच और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, क्लियरली निफ्टी पिछले 3 से 4 दिनों से प्रेशर में है। हर दिन की जो कैंडल हम देख रहे हैं वो एक लोअर हाई बना रहा है और आज निफ्टी की कैंडल अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टेस्ट कर रही है, जो कि इस समय कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है। तो मार्केट क्लियरली अंडर प्रेशर है। मेरे हिसाब से अगर 18,050 18,040 अगर क्रैक आता है तो मुझे लगता है एक फ्रेश बाउट ऑफ सेलिंग आएगी जो कि लगभग 18,000 तक इंडेक्स को ले जाएगी। तो क्लियरली मार्केट इज अंडर प्रेशर। बैंक निफ्टी जिसने इतने दिनों से काफी स्ट्रेंथ दिखाई, अब कहीं ना कहीं उसमें भी एक एग्जॉशन लग रहा है, प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है हायर लेवल्स पे, और वो भी क्रूशियली अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस्ड है।
ऑप्शन राइटर्स का बेस भी 43,500 का, तो ये काफी क्रूशल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये ब्रेक होता तो मुझे लगता है 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लगभग 43,200 है वो टेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल अप्रोच फॉर द टाइमिंग बोथ इंडिसेस में दे आर अंडर प्रेशर। रही बात स्टॉक्स की, दो स्टॉक्स जो मैंने चूज किए हैं, पहला रहेगा आईटी सेक्टर से लॉन्ग। एचसीएल टेक का मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। इसमें एक 3 बार रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस पे। मूविंग एवरेजेस काफी बेहतरीन तरीके से अलाइंड है और मोमेंटम काफी शानदार है स्टॉक में। 1097 का प्राइस है, बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1085 एंड अ टारगेट ऑफ 1115। सेकेंड स्टॉक है ऑन द शॉर्ट साइड जहां मुझे वीकनेस लग रही है, दैट इज हिंडाल्को। हिंडाल्को को मैंने शो से पहले मार्क किया था, इट इज ट्रेडिंग एट 401। इसका एक 405 का बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल है जो उसने आज ब्रेक कर दिया। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सलाह यही रहेगी, अभी 401 का दाम है, अगर कहीं 402 403 के आसपास मिले तब शॉर्ट जाएं। 406 407 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट्स 391 के रहेंगे। ओके चलिए, ये कॉल हो गई अमित जी की। अब फ्रेश पर्सपेक्टिव की बात हुई है तो गौरव बिस्सा को भी जोड़ लेते हैं। गौरव गुड मॉर्निंग। गौरव आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग। मैं भी सहमत हूँ। मैंने जो कहा कि आईटी स्पेस, जो आपने शो की शुरुआत में कहा था कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आईटी एप्स के सिमिलर स्पेस में जो है थोड़ा मूवमेंट आपको देखने मिल रहा है। तो एक एनआईटी अच्छा लग रहा है, एनआईटी लिमिटेड, जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन था, एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, 2 आवर चार्ट्स पे ब्रेकआउट का फॉलो थ्रू बाइंग भी नजर आ रही है। तो 415 के लिए एनआईटी लिमिटेड बाय किया जा सकता है। 370 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा जो है बाय वो है शैले होटल्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो होटल स्पेस काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस हमको देखने मिला है। आउट परफॉर्मेंस भी रहा है, स्टेबिलिटी भी रही है, कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं एटलीस्ट शेयर होटल्स में। एक अच्छा ब्रेकआउट हमको वीकली चार्ट्स में देखने मिला है और सस्टेन हो रहा है फिलहाल ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पे शेयर को बाय किया सकता है। 460 के इसमें टारगेट्स होंगे, 395 इसमें स्टॉप लॉस होगा। ओके, शायद होटल्स आपकी स्क्रीन पे। और मानस आपके दो ट्रेड्स? देखिए, दो लार्ज कैप स्पेस से ट्रेड है और दोनों सेल रिकमेंडेशन है। पहले तो बजाज फिनसर्व पे बिकवाली करेंगे क्योंकि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं कर पाया और लगातार हाई लेवल पे रेजिस्टेंस देख रहा था। आज 1405 का एक अहम सपोर्ट ब्रीच हुआ है, तो बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1421 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे की तरफ 1360 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, टाइटन में भी बिकवाली करनी है क्योंकि यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं। आई थिंक अब आपको यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो टाइटन के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 2726 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2650 की टारगेट सेट करना है। ओके, टाइटन भी सेल। क्या क्या बिक रहा है जनाब यहाँ पे? बैंक बिक रहे हैं, मेटल बिक रहे हैं, सोना भी बिक रहा है। 2698 आपकी स्क्रीन पर, घड़ियां भी बिक रही हैं, चश्मा भी बिक रहा है, टाइटन भी बिक रहा है। प्रशांत आपके दो ट्रेड्स, कन्विक्शन ट्रेड्स? जी वीरू जी गुड मॉर्निंग, अनुज जी गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो एक ट्रेड जो मेरा शॉर्ट साइड पे है वो होगा टाटा स्टील। मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 107 के ऊपर स्पॉट में। टारगेट मुझे लग रहा है कि ये एक बार 100 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और दूसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है कि एक डिप की तरह मैं इसको देख रहा हूँ, गैप सपोर्ट के करीब आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक रिस्क बेस्ड बाय लेना चाहूंगा, वो होगा एमएनएम। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1215 1215 और मैं टारगेट यहाँ से देख रहा हूँ 1265 तक। अच्छा प्रशांत जी, एक बार जरा आपकी इन्फोसिस की कॉल रिविजिट की जाए, जरा एक बार वो कॉल लेकर आइए। और जो 1280 की हमने जून की कॉल प्रशांत ने सजेस्ट की थी, और वो एक बार ग्रिप में आई थी वो कॉल लेने के बाद, और अब अच्छा खासा वहाँ पर एक आपको मोमेंटम दिखेगा। वो है क्या कॉल? एक बार जरा जून की 1280 की कॉल एक बार लेकर आइए प्लीज़। ओके, ये देखिए इस समय 2575 पर ये प्रशांत जी कहाँ तक ले जा सकता है मोमेंटम इन्फोसिस को, और एक वीक मार्केट में क्या आउट परफॉर्म कर सकता है स्टॉक? अब तक तो किया है लेकिन आगे भी कर सकता है क्या, कंसिडरिंग निफ्टी काफी वीक हो गया है? जी डेफिनेटली अनुज जी, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अगर ये स्टॉक 1270 क्रॉस कर दे तो मुझे लग रहा है इसमें अच्छा मोमेंटम आके करीबन हम 1280-85 के जोन तक जा सकते हैं, जहाँ पे इस ऑप्शन के टारगेट्स ऑलमोस्ट हिट हो जाएंगे। वहां पे हमें डिसाइड करना होगा। इसकी वजह ये है कि डेली चार्ट पे एक बड़ी गैप है, एक पुल बैक ट्रेड है, और इसको हम प्योरली एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1285 तक आ जाए, शायद ऑप्शन के टारगेट भी हिट हो जाएंगे, वहां पे मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुक करना हो।
आज आईटी में मोमेंटम है। देखिए इवन वीक मार्केट में इस समय आप बिरला सॉफ्ट देखिए, अब बिरला सॉफ्ट इस समय डे हाई पर, और बिरला सॉफ्ट ने तो खैर काफ़ी रिसेंटली आउट परफॉर्म किया और एक फ्रेश मूव यहाँ पर। मानस कोई व्यू यहाँ पर बिरला सॉफ्ट को लेकर? देखिए, बिरला सॉफ्ट में ऑलरेडी हमने एक बहुत ही बढ़िया मूव पिछले दिनों देखा है और अभी भी स्टॉक में वीकनेस नहीं है। हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन हो रहा है। अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 315 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए। 314 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। एक बार 330 के ऊपर निकला तो 360 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कॉनकोर के नंबर्स के बाद का रिएक्शन। कॉनकोर इस समय डे लो पर, यहाँ पर सेलिंग। केमिकल्स में वीकनेस की बात हुई थी। यूपीएल इस समय डे लो पर। इनफैक्ट यूपीएल में काफ़ी वीकनेस रही है। एक बार जरा यूपीएल का चार्ट लेकर आइए। अमित जी गुड मॉर्निंग। यूपीएल में कोई ट्रेड या किसी और केमिकल स्टॉक में कोई ट्रेड? अनुज जी, यूपीएल मैंने आइडेंटिफाई किया था ऑन द शॉर्ट साइड, बट उसको नहीं दिया शो में क्योंकि ऑलरेडी बहुत घट गया था। लेकिन स्टॉक काफी वीक है। अपने अहम सपोर्ट लेवल्स ये ब्रीच कर रहा है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 650 645 के आसपास बनता है। तो इसमें शॉर्ट जाने की सलाह है। 666 का स्टॉप लॉस रखेंगे और लगभग 645 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। यूपीएल आपकी स्क्रीन पर, और कुछ और जो वीक कैंडिडेट्स हैं उन पे भी नजर डालते हैं आपकी स्क्रीन पे। एक्साइड एक बहुत अच्छे मूव के बाद, एक्साइड में याद रखिएगा लोग शायद प्रॉफिट्स में हो भी, क्योंकि 2 दिन इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। कल एक पॉज आया बट आज बैकफुट पे आता हुआ। फिर आप देखिए गुजरात गैस अच्छा चला, आज कंप्लीटली बैकफुट पे। अपोलो टायर्स अब एक सीरियस अनवाइंडिंग में जा रहा है। दरअसल इसने एक टॉप बनाया था लगभग 9 मई को 380 का, बट आपका सेंस, आपका व्यू क्या है इस पर अमित? अपोलो अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपना 14th और 15th मई का स्विंग लो तोड़ता है, आई मीन 359 360 जहां पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है, तो क्या फाइनल एग्जिट करना चाहिए? वीरेन जी, कल तक इनफैक्ट ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि एक ऑर्डरली पुल बैक दे रहा था। लेकिन आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो काफी अच्छा नहीं है। इसने अपना 10 डे ब्रीच कर दिया और काफी एक माराबुजू टाइप कैंडल बन रही है। तो मेरे हिसाब से राय, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में, तो 20 डे का वेट करना चाहिए। अगर वो ब्रीच होगा लगभग 358 के आसपास तो डेफिनेटली स्टॉक से एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे ये थोड़ा सा पॉइंट नोट करके रखिएगा। ये कोई ट्रेड नहीं है, बट अगर आप एक अच्छे ट्रेड में हैं, अच्छा पैसा बना के बैठे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा एक कंफर्टेबल या फिर एक रीजनेबल या फिर एक डिसेंट जो एग्जिट जोन है वो क्या होना चाहिए। अमूमन मैं इसलिए भी कह रहा था क्योंकि अपोलो ने इस पूरे बहुत ही शार्प स्विंग में, ये स्विंग शुरू हुआ था 29 मार्च को 315 के भाव से, जब हम खुद देख के हैरान रह गए थे कि अपोलो कैसे चल रहा है। तब से लेके अब तक नॉट अ सिंगल डे इसने कभी 20 डीमा को तोड़ा, बट आज ये उसके बहुत नजदीक जा चुका है। तो और वो लेवल परसिस्ट करता है 358 रुपए 20 पैसे के आसपास, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। और एक बार ऐसा ही एक और ट्रेड है, उस पर भी राय लेता हूँ, एंड दैट्स आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि हमने 3 दिन से इस स्टॉक को काफी खेला है, बात की है हमने इस पर, और स्पेशली 2700 की कॉल राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से जो वो वकालत करके गए थे, बट आज ही कोलैप्स होता हुआ। इस पर आपकी राय क्या होगी गौरव? हीरो मोटोकॉर्प 2669। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऑटो स्पेस थोड़ा स्टेबल रहा है और एक एक करके स्टॉक्स पे काफी अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं। पहले हमने देखा कि बजाज ऑटो में अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला, उसके बाद में एक सस्टेन्ड अप मूव हमको देखने मिला था बजाज ऑटो के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप मैं इसके डेली या वीकली चार्ट देख पा रहा हूँ तो काफी एक इंटरेस्टिंग लेवल पे आ रहा है। तो ये वीक का जो हाई बना था 2765 वगैरह का, वो एक क्रिटिकल ब्रेकआउट एरिया है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो 3 साल का ब्रेकआउट आपको देखने मिल जाएगा। तो जब तक ये 2765 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, मैं फिलहाल इसको अवॉइड करूंगा। मैं ये नहीं कहता यहाँ से बहुत स्ट्रक्चर वीक है और शॉर्ट किया जाए, बट प्राइमरी टाइम करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। लेकिन जो मेरे एंट्री लेवल्स होंगे वो 2765 की क्लोजिंग के ऊपर ही होंगे। हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे आता हुआ। दिग्गजों में एचडीएफसी को देखिए, एचडीएफसी बैंक को एट 1636 ये डे लो पे ट्रेड करता हुआ, और कुछ सुपर स्विंग देने वाले स्टॉक्स में आप पावर ग्रिड को देखिए, एक वर्टिकल मूव देने वाला ये स्टॉक 11 मई को इसने हाई लगाया था करीब 250 का, इसी सीरीज में सबको हैरान किया था। आज ये भी बैकफुट पे आता। तो बहुत सारी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग पॉकेट से जो है वो प्रॉफिट्स जो हैं वो निकलते हुए कैश में कन्वर्ट होते हुए। और एक स्टॉक और डिस्कस कर लेता हूँ उसके बाद, क्योंकि कुछ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हम जाएंगे। एक बार आप आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा
इंद्रप्रस्थ गैस। आज से 3 दिन पहले हम इसकी मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे, नंबर्स थोड़े से कमज़ोर थे, याद रखिएगा इस बार के। और फाइनली एक फ्लैग जो एक बुलिश फ्लैग था, लेकिन उसकी जो पैटर्न है वो फेल हो गई, यानी वो फेल हो गया और स्टॉक कोलैप्स हो रहा है 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। मानस, आपका टेक आईजीएल पे इस वक्त? देखिए, आईजीएल पे पहले ही मेरी नजर थी, यहाँ पर लगातार वीकनेस बनी हुई है, अगर आप 3-4 सेशन देखें तो भी। और आज जब स्टॉक ने अपने 50-डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है, तो मेरा समझना है कि अब ये 100-डे मूविंग एवरेज जो कि 450 है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा उछाल मिल जाए तो मेरे हिसाब से 470 एक बहुत ही बढ़िया स्तर है जहां पर बिकवाली करनी चाहिए। 480 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 450 के टारगेट सेट करिए, तो डेफिनेटली एक वीक स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए अब एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको शो में जोड़ लेते हैं। दीपन, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू मार्केट पर इस समय, क्योंकि एक बड़ी रैली देखी है हमने, लेकिन पिछले 3-4 दिन में मार्केट ने थोड़े रिवर्सल साइंस दिए हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ख़राब क्यूज थे मार्केट के पास। आपका व्यू क्या है इस समय मार्केट को लेकर, खासतौर से जो ब्रॉडर मार्केट में इस समय पेन देख रहे हैं हम लास्ट 2-3 दिन से, उस पर क्या व्यू है? अनुज, गुड मॉर्निंग, और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट्स के ऊपर, और ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स। और उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ महीनों से या कुछ क्वार्टरों से जो सबसे बड़ी समस्या थी मार्केट की, वो थी इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स, राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, और जो ग्लोबल हेडविंड्स है, मैक्रो हेडविंड्स है यूएस यूरोप में, उसकी वजह से वहाँ पर जो मार्केट्स की गिरावट की वजह से हमारे मार्केट्स में एफआईज की सेलिंग प्रेशर आ रही थी। बट दैट ट्रेंड क्लियरली हैज़ गॉट रिवर्स्ड। अभी वहाँ पर ऐसे शायद अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन जो बढ़ रहे हैं, आई थिंक दे आर स्टेबलाइज्ड, एक पीक आ चुका है वहाँ पर। और उसकी सबसे बढ़िया सिग्नल ये है कि एफआई की बाइंग चालू हो गई है, और ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। और अगर इस ट्रेंड जारी रहती है, इफ दिस ट्रेंड स्ट्रेंथन्स, देन इट इज वेरी गुड फॉर आवर मार्केट्स, क्योंकि अंडरलाइन फंडामेंटल्स तो हमारे मार्केट्स के अच्छे ही थे, लेकिन जो रिलेंटलेस सेलिंग आ रही थी, दैट वाज व्हाट वाज कीपिंग द स्टॉक्स पिन डाउन। लेकिन अगर उनकी भी बाइंग आ जाती है, और हमारे जो लोकल डोमेस्टिक सेविंग्स है उनकी भी लिक्विडिटी आ रही है मार्केट्स में, फंडामेंटल्स भी रिमेनिंग स्टेबल, ये अर्निंग सीजन भी अच्छा जा चुका है, तो आई थिंक ऑन द होल द पिक्चर लुक्स वेरी पॉजिटिव। एंड आई थिंक शायद 1-2 महीने में वी शुड बी एबल टू सी न्यू ऑल टाइम हाइज फॉर द मार्केट। वैसे भी मॉनसून सीजन सबसे बढ़िया रहता है फॉर स्टॉक मार्केट्स, सो आई एम वेरी होपफुल दैट वी मे सी अ वेरी गुड रैली ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स। चलिए फिर ये हो गई बात मार्केट की। आज आईटी में ज़बरदस्त तेज़ी है दीपन, क्या लग रहा है यहाँ पर कि मार्केट थोड़ा सा ये मान रहा है कि चलिए जितनी वीकनेस होनी थी हो चुकी है, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक सेकंड लुक दिया जाए? लार्ज कैप आईटी में आज इवन वीक मार्केट में सभी स्टॉक्स डे हाई पर। सर, जो लार्ज कैप आईटी है ना, मैंने देखा है कि दे आर मूविंग इन टैंडम विद द यूएस मार्केट्स, और वहां पर नैस्डैक वगैरह में पूरा टर्न राउंड हमने देखा है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट आ रहा है इन लार्ज कैप आईटी। और जिस हिसाब से फॉरेन फ्लोज भी आ रहे हैं, आई थिंक आई सस्पेक्ट के जो ईटीएफ फ्लोज भी हमारे मार्केट्स में आ रहे हैं, दे टिपिकली वांट टू बाय हाई इंडेक्स स्टॉक्स, और आईटीसी जैसे आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, दे एनीवेयर वेरी हाई वेटेज इन दी index, or so they are benefiting from ETF flows which are coming into the market. उसके अलावा आई थिंक अगर आप देखेंगे कि when we entered this earning season, अनुज, सब लोग लग रहा था कि आईटी के नतीजे अच्छे नहीं आएंगे, there will be pressure on the top line, and on the whole we should expect not so good results from the sector. But apart from Infosys, I think सभी आईटी कंपनीज के आंकड़े अच्छे आए हैं, और मिड कैप आईटी कंपनीज हैव रियली डन वेरी वेल। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे कई मिड कैप आईटी स्टॉक्स भी है विच आर हिटिंग ऑल टाइम और 52 वीक हाई। तो आई थिंक दैट जो हमारी फियर थी कि बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स यूएस और यूरोप में आईटी स्पेंड्स कम होगी, उसका सीधा सीधा नेगेटिव इफेक्ट हमारे आईटी स्टॉक्स पे आएगा, आई थिंक दैट पर्टिकुलर ट्रेंड इज नॉट येट विजिबल इन द अर्निंग्स। और अगर वहां पर धीरे धीरे सुधार हो जाता है एज फार एज देयर इकोनॉमी इज कंसर्न, तो शायद आईटी स्टॉक्स को एक या 2 क्वार्टर की थोड़ी दबाव देखने को मिल सकती है। बट देयर आफ्टर आई थिंक दे आर इन अ स्ट्रक्चरली वेरी पॉजिटिव जोन, और आईटी स्पेंड्स तो बढ़ने वाली ही है। और ये जो नया एआई का जो चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक बड़ी ट्रिगर हो सकती है आईटी स्टॉक्स के लिए।
and that can drive a very high level of IT spends across the board, जिसका फायदा इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज को मिल सकता है. दिस इज इक्वल टू लाइक व्हाट वी सॉ इन द पास्ट, जैसे Y2K था, फिर इंटरनेट था, उसके बाद रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मेंटेनेंस, और अभी ये नया एक पूरा ट्रेंड चालू हो गया आईटी में, जिसकी वजह से आईटी स्पेंड्स बढ़ सकती है. अच्छा दीपन जी, आप हर बार आते हैं तो क्लोजिंग में, ओपनिंग में आपसे बाजार पे बात होती है, सेक्टर से बात होती है. थोड़ा हट के बात करते हैं, आज शुक्रवार मूड में हैं हम सब लोग. आपकी वो मैराथन की फोटोग्राफ्स देखी थी मैंने. ये बताइए आप वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं? अल्टीमेटली माय क्वेश्चन विल गो टू पीवीआर. ये अपने इस दौर के नए लो पे है. क्या वीकेंड के एंटरटेनमेंट की थीम बदल गई है? अब क्या ओटीटी ने कैप्चर कर लिया आपके वीकेंड को? और पीवीआर पे आपका आउटलुक क्या है? फिर मैं क्यूएसआर पे भी आऊँगा धीरे धीरे. Yeah. First of all, I think coming specifically to my weekends, ये जो मई का महीना है अपना स्टॉक ब्रोकर्स पर्सपेक्टिव बहुत ही बिजी रहता है कि बहुत सारी कंप्लायंस डेडलाइंस रहती है. बट दैट नॉट विथ स्टैंडिंग, कमिंग स्पेसिफिकली, मैं आई कैन बी फ्रैंक एंड टेल यू कि मैं कई महीनों तक पीवीआर नहीं गया हूँ. एंड आई फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग दैट आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग. आई मीन पर से, call it lack of content, call it just that we're getting good entertainment at home, but I have not gone to PVR. I suspect कि जो मेरे generation के लोग हैं या even the millennials और generation Z, they are going less and less to the multiplexes, और ये एक structural problem हो गई है with these theater companies, so I'd be very cautious over that. एग्जैक्टली यही पॉइंट है, कंटेंट की कमी, और स्पेशली वो जो सिनेमा को देखने की कॉस्ट है. मतलब एक मूवी की कॉस्ट आपकी टोटल स्पेंडिंग का 50% है, और आई थिंक 60% जो है वो वहाँ का खाना पीना. अच्छा अल्टीमेटली दीपन जी, अब ये क्यूएसआर सेगमेंट में आते हैं, जिस प्रकार के जुबलेंट के नंबर्स रहे, या फिर यहाँ पे जिस प्रकार से कुछ जो मैनेजमेंट्स है वो एग्जिट ढूंढ रही हैं, आपका क्यूएसआर पे टेक क्या है? और लीडर्स लाइक वेस्ट लाइफ, क्या डोमिनेंस उनकी अभी भी रहेगी? क्या बाय करना चाहेंगे? और जोमेटो पे आपका कॉल क्या है इस वक्त, जो आपका एक कन्विक्शन आइडिया भी रहा है हिस्टोरिकली? देखिए, वे वेरी पॉजिटिव ऑन क्यूएसआर. मैं मानता हूं कि ये क्वार्टर उनके लिए इतना अच्छा नहीं था, स्पेशली फॉर जुबलेंट फूडवर्क्स और देवयानी, स्पेशली जो पिज्जा कैटेगरी थी, और जहां पर बहुत ज्यादा नेटवर्क ऑलरेडी बिल्ड कर चुकी है कंपनीज. दे आर फेसिंग सम हेडविंड्स एज फार एज स्पेंडिंग इज कंसर्न, बट मेरे ख्याल से ये टेम्पररी है, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्यूएसआर इंडस्ट्री के बहुत ही बढ़िया है. देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर देम टू पेनिट्रेट इनटू टियर 2, टियर 3. और अगर आप कंपेयर करेंगे द नेटवर्क इन इंडिया वर्सेस एनी अदर कंट्री, देयर इज अ लॉन्ग वे फॉर दीज कंपनीज टू गो. और वो नए नए स्टोर्स, नए रेस्टोरेंट्स, दे विल कीप ऑन ट्राइंग टू सेट अप. और धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं कि वी विल सी द अगेन द शिफ्ट इन रेस्टोरेंट बिजनेस फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स. तो आई थिंक जो छोटी छोटी स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स है, स्मॉलर रेस्टोरेंट्स आर कंपीटिंग विद द लाइक्स ऑफ मैकडोनल्ड्स और पिज्जा हट और केंटकी फ्राइड चिकन, दे विल फाइंड द गोइंग वेरी डिफिकल्ट. और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो नए जनरेशन है, हु आर स्पेंडिंग मनी, हु आर गोइंग अब्रॉड, their tastes are changing and they prefer all these, for whatever reason, this American food. और इसकी वजह से आई थिंक डिमांड सिनेरियो लॉन्ग टर्म का अच्छा रहेगा, तो वेरी पॉजिटिव. टॉप पिक विद इन द सेक्टर रिमेन्स देवयानी. वेरी प्लीज विद द वे द कंपनी इज बीन मैनेज्ड, और नो डाउट ये क्वार्टर थोड़ा टफ था उनके लिए, but it has been a great outperformer on all parameters compared to all the other QSR companies per se. Coming specifically to Zomato, ये जो ONDC की जो बात चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सेंटिमेंट पे असर आया है, and that certainly is a new element of risk in Zomato. पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो gradually I think it's becoming more and more mainstream ordering food at home, और एक duopoly बन चुका है. I don't think any of the large groups can enter this business, without losing a lot of money. और Zomato की जो pledge है management की, they will start getting at least the food delivery business in a few quarters. They'll start contributing positively. That could be a big trigger factor. और जो सबसे बड़ा drag है is Blinkit. पर अगर आप देखेंगे the volumes over there are doing very well. So अब एक Zomato को आप एक option के तौर पे खरीद सकते हैं कि अगर ये चल गया, अगर ये पूरा business model profitable हो जाता है, तो आई थिंक दिस कैन बी अ मल्टी बैगर ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years or so. और अगर नहीं भी चलता है तो देन एटलीस्ट यू शुड कवर योर बेट्स एंड नॉट बी इन्वेस्टेड वेरी हेवीली इन अ कॉन्सेप्ट स्टॉक लाइक Zomato. ओके दीपन, एक बड़ी रैली रही है ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो और ऑटो एंसिलरी में. यहाँ पर क्या अभी भी मौके हैं?
बिल्कुल अनुज, आई थिंक आप सिलेक्टिवली ऑटो एंसरी खरीद सकते हैं। और मेरी राय में ऑटो एंसरी में इतनी इतनी अच्छी उछाल अभी तक देखने को नहीं मिली है। आई थिंक दे विल ऑलवेज बी अ लैग कंपेयर टू दी ओईएम्स। और लेकिन ऑटो में भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है। विद यूजुअल डिस्क्लोजर वी आर ना क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड, जो मिंडा ग्रुप कंपनीज है, मिंडा कॉप और उनो मिंडा, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन देम। ऑटो एंसरी में खाली एक ही चीज की ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप स्टॉक खरीदो वहां पर मेक श्योर दैट दे आर नॉट सप्लाइंग इंजन पार्ट्स, क्योंकि जो इंटरनल कंबशन इंजन है वहां पर जरूर से कुछ थ्रेट आ सकती है ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years और सो। और उसकी वजह से सेंटिमेंट बिगड़ सकता है, और वहाँ का जो जो कंपनीज ये पार्ट सप्लाई कर रही है उनकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे असर आ सकता है। ऑल्दो अर्निंग्स में भी प्रीटी मच फाइन, क्योंकि जो ईवी की जो ट्रेंड है दैट इज मोर इन द फ्यूचर। सो वेरी पॉजिटिव ऑन ऑटो एंसिलरीज पर से। ऑटो ओईएम में गो फॉर द फोर व्हीलर्स। आई फील मारुति के नतीजे हमने देखे थे, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। कंपनी वांट्स टू डबल इट्स कैपेसिटी, और जो उनकी प्रोडक्ट में कुछ कुछ डिफिशिएंसीज थी, आई थिंक दे हैव कंप्लीटली फिल्ड अप दोस गैप्स। और अभी आज की तारीख में दे आर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इन दी यूवी सेगमेंट, दैट्स वेरी पॉजिटिव। महिंद्रा एंड महिंद्रा बिकॉज ऑफ इट्स ईवी प्ले। और टाटा मोटर्स, आई मस्ट से, आई बीन नेगेटिव ऑन द स्टॉक, बट जिस हिसाब से जेएलआर के नंबर्स आए हैं, आई बीन प्लेजेंटली सरप्राइज, बट दैट इज अ वेरी वॉलेटाइल कंपनी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। The companies I want to avoid are likes of maybe Hero MotoCorp and Bajaj Auto, although they came with good set of numbers, क्योंकि मेरे ख्याल से धीरे धीरे टू व्हीलर मार्केट थोड़ा मेच्योर हो रहा है, बट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग अप। सो ऑन द होल आई थिंक आप ओवरवेट रह सकते हैं ऑटो सेक्टर के लिए। बट अगेन यूजुअल डिस्क्लोजर, टॉप पिक्स वुड बी मारुति, महिंद्रा एंड आयशर मोटर्स। आप आयशर मोटर्स के नतीजे देखिए, बहुत बड़े आए हैं, एंड दे आर अगेन, आई थिंक दे हैव गॉन ऑन टू अ न्यू ग्रोथ पाथ। अच्छा दीपन सर, पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे, एचएफसीज या फिर या फिर हाउसिंग या एनबीएफसीज, छोटी एनबीएफसीज में, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में इस क्वार्टर में या फिर बीते 3 महीने में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने अच्छा किया? फॉर इंस्टेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि अभी भी अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, कोई यहाँ स्क्रिप्ट जिसको चेज कर रहे हो आप लोग, या फिर पॉजिटिव आउटलुक हो? देखिए, एनबीएफसी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है, और वहां पर हमारी स्ट्रैटेजी इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। वी वांट टू बाय सम ऑफ द लार्जर एनबीएफसीज जो सभी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, सभी लोन प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस है या फिर चोलामंडलम है। एल&टी फाइनेंस हम अवॉइड करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ वेरी पुअर ट्रैक रिकॉर्ड, बट दीज टू कंपनीज हैव डन एक्सेप्शनली वेल व्हेन द टाइम्स वर वेरी टफ फॉर द एनबीएफसीज। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस पर हमारा आउटलुक पॉजिटिव है। क्रेडिट ग्रामीण के नंबर्स हमने देखे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ही बढ़िया है। तो क्रेडिट एक्सेस है, स्पेंडाना है, आई थिंक दीज टू कंपनीज सर्टेनली वर्थ मेंशनिंग ओवर हियर। So broadly, we want to be in the best quality and we want to be in microfinance per se. उसके अलावा I think largely अगर आप जो lending business में आप invest करना चाहेंगे, तो there are better opportunities on the bank side. और banks में तो इतनी सारी choices है कि आप pick and choose कर सकते हैं depending upon your risk factor और risk appetite. अगर आप risk free invest करना चाहेंगे, तो HDFC, ICICI, Axis Bank looks the best of the three if you ask me, because of the valuation return valuation ratios. And अगर आप और भी aggressive खेलना चाहेंगे, तो then there are the smaller banks like IDFC First is looking good, Federal Bank is also looking good, और PSU banks में अच्छी खासी ट्रेडिंग रैली हम देख रहे हैं, नतीजे अच्छे आए हैं। तो एक्चुअली बैंक्स के अंदर तो एक ब्लू स्काई सिनेरियो है, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से बैंक्स विल बी एबल टू गेन मार्केट शेयर द एक्सपेंस ऑफ एनबीएफसी। सो एनबीएफसी में थोड़ा आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा टू गेट इनटू द राइट काइंड ऑफ स्टॉक्स, companies which can raise money at very attractive interest rates. दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और हैव अ नाइस वीकेंड, और अच्छा सप्ताहांत रहे। एक ओटीटी पे कोई सजेशन है? वीकेंड पे क्या देखेंगे आप, या फिर क्या देखना चाहिए, या फिर आपके दिल के नजदीक क्या है? देखिए, if I can take 1 minute of your time, see what happened. ये जो बहुत ही बढ़िया आई है, मिसेस बैनर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है, ये पीवीआर में भी आई थी, लेकिन we didn't see it over there, but I'm watching it just now on OTT. It has come on Netflix. So this is the trend, that you don't have the urge to go to a multiplex. The same movies are coming in a few weeks on OTT, and you can watch it from in a leisurely manner from your home. So that's how entertainment trends are changing. मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स पे है ये। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया दीपन सर, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए।
सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट से डे लो, बट निफ्टी बैंक स्टिल आई मीन सेवर जो आपके डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छूकर अब इस वक्त वहां से करीब 100 अंक ऊपर। चलो अब यार चलो नीरज जी के पास चलो। नीरज जी ओवर टू यू, संभालिए।